अब 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें। इससे क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक तालमेल बेहतर होगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ेगा? किस तरीके से देखते हैं इस चीज? कि हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन सेंटर करने नहीं दे रहा है। ये एक नारा सा बन गया था, कुछ भी काम नहीं हुआ तो केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया। तो इस प्रकार का जो एक बड़ा एक्सक्यूज रहता है राज्यों की सरकारों के पास, वो एक्सक्यूज खत्म हो जाता है कि कौन नहीं करने दे रहा। अब आप बताइए, तो मैसेज क्या जा रहा है स्पष्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है। इसका मैसेज केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी जा रहा है कि जो ये सरकार कमिटमेंट करेगी वो पूरा होगा। जिस तरह से बांग्लादेश में हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, इसका सीधा इम्पैक्ट असम, नॉर्थ ईस्ट के और राज्य और साथ ही पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पड़ता है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो टर्बल्स आते हैं पॉलिसीज में, वो टर्बल्स आने, बैरियर्स आने बंद हो जाते हैं। तो इट इज़ अ गुड फॉर कंट्री। क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़? वन नेशन वन इलेक्शन केवल इंडियन इकोनॉमी के लिए ही नहीं, पॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, जो चुनावों के समय जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो कॉमनल हो या कास्ट को लेकर हो, वो 5 साल के चल जाएगा। जनता 5 साल काम करे, सरकार काम करे, तो देश एक मूवमेंट में चलेगा। भविष्य में जब भी ये युद्ध खत्म होगा तो भारत और ईरान के रिश्ते पहले जैसे सामान्य रहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात स्थायी तो होती है, वो क्या? नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कोई अपना स्थायी रूप से नहीं होता। सियासत के मौसम में फिर एक नया रंग आया है। कहीं कमल खिला है, कहीं जनता ने नया चेहरा अपनाया है। जनादेश की इस गूंज ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोकतंत्र की दिशा पर भी बड़ा सवाल उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज पॉडकास्ट और मैं हूं आकाश अग्रवाल। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए। पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में बीजेपी और एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत की। वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच मुकाबला जारी रहा और बीजेपी वहां सीमित नजर आई। इन चुनाव नतीजों के बाद अब देश के करीब 22 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी समर्थित एनडीए की सरकारें हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में एक मजबूत और स्थिर राजनीतिक नेतृत्व अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देगा? क्या एक जैसी राजनीतिक सोच वाले राज्यों में फैसले तेजी से होंगे या फिर विपक्ष कमजोर होने से लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एजुकेटर, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NSC9 न्यूज में। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने एक बार परचम लहराया 3 राज्यों। क्या लगता है, करीब अब 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें, इससे क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक तालमेल बेहतर होगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ेगा? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ और ये जैसे आपने मुझे कहा कि मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ पढ़ाने के लिए, तो संविधान मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, इसको मैं पढ़ाता हूँ। तो संविधान में एक हम संघीय ढांचे की बात करते हैं और संघीय ढांचे में जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हमको देखने को मिलती है, तो उस समय क्या होता है कि निर्णयों में त्वरित गति देखने को मिलती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, तो केजरीवाल जी की सरकार हमेशा एक ही बात कहती थी कि हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन सेंटर करने नहीं दे रहा है। ये एक नारा सा बन गया था, कुछ भी काम नहीं हुआ तो केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया।
तो इस प्रकार का जो एक बड़ा एक्सक्यूज़ रहता है राज्यों की सरकारों के पास, वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाता है कि कौन नहीं करने दे रहा। अब आप बताइए, सेंटर में आपकी पार्टी, स्टेट में आपकी पार्टी, तो आप ये बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रहती है, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करता, लेकिन आज एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होगी केंद्र और राज्य में एक सरकार होने से। विदेश में मैसेज ये जाता है, जैसे आप देखते भी होंगे कई बार हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से हैं और वहाँ पर जो कांग्रेस है उसमें मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो रिपब्लिकन हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पर जो जजेस हैं मोस्टली वो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से चुने हैं। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है भारी कैंडिडेट हैं या भारी प्रेसिडेंट है। क्यों? उनकी पार्टी के ही सब जगह आपको चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में। अगर मैं इसी की बात भारत में करूं, तो जब हमको देखिएगा कि केंद्र में वही सरकार और 28 में से 22 राज्यों में वही सरकार, तो मैसेज क्या जा रहा है स्पष्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है। इसका मैसेज केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी जा रहा है कि जो ये सरकार कमिटमेंट करेगी वो पूरा होगा। नहीं, लेकिन एक कहते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत है, लेकिन अगर अपोजिशन इतना कमजोर हो जाएगा तो फिर कैसे काम करेंगे? ये बात भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि सत्ता आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका उस सत्ता के कई बार होता है कि मद में आ जाना, और कई बार ऐसे कुछ स्टेप लेने लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र या संविधान के विरुद्ध होने लगते हैं। और संविधान केवल एक 395 आर्टिकल ही नहीं, एक परंपराओं के साथ भी, जिनको हम कहते हैं कुछ ट्रेडिशंस बन गए, कुछ रिचुअल्स बन गए, कुछ अभी सब में डेवलप होते हैं समय के साथ। इस बार ऐसा हुआ ही जगह तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु में एक परंपरा हमारे यहाँ रही है राज्यपाल के संदर्भ में कि अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो राज्यपाल, जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली है, राज्यपाल जी उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और हम जानते हैं टीवी के, मैं विजय की बात कर रहा हूँ, तो उनको 107 सीटें थी और मात्र 11 सीटों कमी थी, जबकि 5 सीटों का कांग्रेस समर्थन में दे दिया था, तो 112 सीटें उनके पास हो चुकी थी। 6 सीटों के ऊपर भी उनका बार बार ये हुआ कि शपथ आज होगी, कल नहीं होगी। उनके समर्थक आ भी गए क्या शपथ होगी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो ये जो चीज़ था, ये मुझे थोड़ा सा अखरा, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कभी भी वो चीज़ दल बदल सकते हैं वो लोग। दल दो विधायक थे, उन सब पार्टियों की छोटी छोटी पार्टियां हैं। देखिए, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेडिशन था ना, आपको उसको फॉलो करना था। ठीक है, राज्यपाल जी की दलील अपनी जगह सही है, लेकिन वो दलील तो फिर कोई भी बात तर्क कहा जा सकता है, लॉजिक कहा जा सकता है। और फिर दूसरी बात क्या थी, जो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका ने व्यवस्था दी थी कि जो सबसे बड़ी पार्टी से सरकार बनाई, उसको आप 1 मंथ तक का समय दे सकते हैं अपने बहुमत को सिद्ध करने के। तो उसके बाद वो आपका विधानसभा के सामने बात हो जाती, किसका बहुमत है किसका नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आज राज्यपाल जी ने एक स्थिर सरकार देने के लिए किया, लेकिन कल को इस बात का फिर दोबारा कोई और राज्यपाल किसी और स्टेट में मिसयूज़ ना कर जाएं, ये चिंता बड़ी होती है। तो इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि संविधान की बनाई हुई या अभी समय की बनाई हुई जो लकीरें उसमें चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम रैशनलिटी का प्रयोग करने लग जाएंगे तो एक गलत व्यक्ति किस रैशनलिटी का प्रयोग करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके सिस्टम को फेल कर देगा, क्योंकि रैशनलिटी मेरे नज़र से कुछ और सही हो सकता है और आपके नज़रिए से कुछ और सही हो सकता है। तो मुझे वो लगा कि यहाँ इन 5 राज्यों के चुनाव में तमिलनाडु मुझे इस मामले में जो आपने प्रश्न पूछा था वहाँ पे लगा। दूसरी बात, ये 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में, जैसे हम जानते हैं आसाम, पांडिचेरी और बंगाल, जो सबसे चर्चा का विषय रहा वो बंगाल रहा। क्यों? देखिए, बंगाल और असम हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली फॉरेन पॉलिसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप असम और बंगाल को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 3 राज्यों से, 3 देशों से इनकी सीमाएं लगती हैं, बांग्लादेश, भूटान और चीन, 3 देशों से। और हम ये भी जानते हैं कि आसाम और बंगाल को जो जोड़ने वाला है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आसाम जुड़ता है तो 7 सिस्टर जुड़ती हैं और हमारा एक सिक्किम स्टेट भी जुड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कितना दबाव रहता है ये जानने वाली बात आप जानते ही हैं।
जिस तरह से बांग्लादेश में हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, इसका सीधा इम्पैक्ट असम, नॉर्थ ईस्ट के और राज्य और साथ ही पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर पश्चिम बंगाल में सेंटर और स्टेट दोनों की पार्टी बैठती है तो निश्चित रूप से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो स्ट्रांग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, बांग्लादेश से जो प्रवासी का मुद्दा, यानी कि जो इनलीगल माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे लगातार बांग्लादेशों के ढाका में प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। वहाँ तक कि उनके विदेश मंत्री तक ने कहा है कि नहीं आने चाहिए। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल की दोनों सरकारें और सेंटर इस बात के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही हैं कि हम इनलीगल माइग्रेंट्स को भेजेंगे। हालांकि मैं मानता नहीं, करीब 2 करोड़ के आसपास आज आबादी है, कि आप 2 करोड़ को वापस भेज देंगे। लेकिन अगर भेजना भी शुरू करते हैं तो इससे एक मैसेज जाएगा और इनलीगल माइग्रेशन रुकेगा। और चीन और बांग्लादेश का जो एक दबाव हमारे ऊपर रहता था, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि नेपाल को भी अगर आप देखेंगे तो नेपाल को भी आप यहीं से साधने का प्रयास करते हैं, और कलकत्ता वो पोर्ट है जिससे नेपाल की सप्लाई होती है। तो कई देशों की पॉलिटिक्स जो है इन 2 राज्यों के चुनाव से जुड़ी हुई थी, इनलीगल माइग्रेशन का मुद्दा। और मुझे एक बात याद आई, एक तिस्ता रिवर है, जैसे गंगा वाटर है, हालांकि गंगा वाटर की भी ट्रीटी 30 साल पूरे हो गए हैं 2026 में। इस साल में अभी उसका गंगा वाटर ट्रीटी को रिवाइज करना है बांग्लादेश के साथ ही तिस्ता जो वाटर का इशू था वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की पूर्व चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के कारण हम बांग्लादेश से अपनी समझौता नहीं कर पा रहे थे, उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे तिस्ता के ऊपर। इससे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर जा रहा था कि भारत जो है हमारे साथ तिस्ता को लेकर डायलॉग्स नहीं कर रहा है। अब वो चीज़ें सुलझेंगी। तो मैं मानता हूँ कि राज्यों के चुनाव डिपेंड उस पर भी करता है कि स्ट्रैटेजिकली कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे केरल, तमिलनाडु, बोथ आर कंट्री आर द इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है क्योंकि हिंद महासागर में है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी नहीं आई। लेकिन जो प्रेजेंट टीवी की गवर्नमेंट आई है तो एक तरह से तमिलनाडु में कम्युनिस्टों का सफाई के साथ मान लीजिए पूर्ण रूप से, और लेफ्ट खत्म हो गया। दूसरा, तमिलनाडु के चुनाव मुझे क्या लगा है कि एक जो द्रविडन पॉलिटिक्स थी कि तमिलनाडु तमिल वालों के लिए, उस तरह के मुद्दे इस बार तमिलनाडु के चुनाव में नहीं थे, और जनता ने विकास, बेरोजगारी, भत्ते, इस तरह के मुद्दों पे दिया। यानी कि जनता कहीं ना कहीं आज बेरोजगारी की बात करना चाहती है, विकास की बात करना चाहती है, रिलीजियस पॉलिटिक्स से दूर होना चाहती है। ये मैसेज तमिलनाडु से गया। तो मैं मानता हूँ ये 5 राज्यों के चुनाव हमारे केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए नहीं, इकोनॉमी के लिए भी। आपने एक प्रश्न पूछा इकोनॉमी के लिए, मैं इसका जवाब भी आपको दे दूँ। इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे 90s का दशक जो हमारा रहा, जब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या रही, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही। एक महीने के पीएम देखे, 13 महीने के पीएम देखे, एक श्रृंखला चली, देवेगौड़ा जी, वीपी सिंह जी, नरसिंह राव जी, बहुत सारे, गुजराल साहब। तो हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो क्या थी, स्थिति ये हो गई थी कि हमें अपना पूरा गोल्ड विदेश में रखना पड़ गया। तो सीधा सीधा लिंक है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का इकोनॉमी से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमी में पॉलिसीज तेज़ी से बनती है। अगर पॉलिसीज़ को चेंज भी करना है वो तेज़ी से चेंज होता है और तेज़ी से उसका इम्प्लीमेंट होता है। किसी तरह का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो टर्बल्स आते हैं पॉलिसीज़ में, वो टर्बल्स आने, बैरियर्स आने बंद हो जाते हैं। तो इट इज़ अ गुड फॉर कंट्री। क्या लगता है कि आज इतने राज्यों में अगर एनडीए की सरकार है और कुछ ही राज्य अब बचे हैं, तो क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो मैं कहूँगा कि चाहे एक पार्टी की सरकार नहीं भी होती तो भी होना चाहिए था। कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, अब 22 राज्यों में हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है। वो अमेंडमेंट करना क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो 2/3 मेजोरिटी इजली हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में प्रभाव पड़ेगा जब होगा। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए तो ऑलरेडी 22 हैं
तो वहाँ की विधानसभा से ही पास हो जाएगा। तो उस तरह का चेंज होना संभव है, अब उतना असंभव नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन केवल इंडियन इकोनॉमी के लिए ही नहीं, पॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, जो चुनावों के समय जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, चाहे वो कॉमनल हो या कास्ट को लेकर हो, वो 5 साल के चल जाएगा। जनता 5 साल काम करे, सरकार काम करे, तो देश एक मूवमेंट में चलेगा, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो होता क्या था कि सरकार 6 महीने, दूसरे चुनाव में देखता सरकार भी बिजी रहती है। अब प्रधानमंत्री जी देश की बात करें, विदेशों के दौरे करें या बंगाल के दौरे करें, अब जब 5 साल में चुनाव होगा तो सारी सरकार क्या होगी, अपने काम में लगी रहेगी। ये चुनावी मोड़ से देश हट जाएगा, चुनावी मोड़ सिर्फ 5 साल में आएगा। कई देशों के साथ हमने एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और अब देश के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक स्थिर नेतृत्व है। तो क्या लगता है विदेशों में भारत की विदेश नीति जो सफल हो रही है, और आगे इसके कितने प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि अगर दुनिया के देश छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी या बड़ी बात हो, भारत के रुख को देखने लग जाते हैं। हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते। अभी रशिया के विदेश मंत्री ने ओपनली कहा कि इंडिया अगर मीडिएटर बने ईरान और अमेरिका के बीच में, तो भारत एक ज़्यादा क्रेडिबल, विश्वसनीय है इस मध्यस्थता कराने के लिए। हम बने ना बने वो अलग मैटर है। यूएई यात्रा पर प्रधानमंत्री जी गए, 30 मिलियन बैरल के रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात कर दी, जिसके 6 मिलियन बैरल रिजर्व होते थे। तो लगातार भारत का जो इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी मैं बड़ी बात कहूँगा, अमेरिका यूं ही नहीं पाकिस्तान करने लगा है, क्योंकि आपको याद होगा भी रायसीना डायलॉग हुआ था, जिसमें अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने 90 से पहले गलती की, चाइना को समर्थन करके। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका ये मान रहा है कि इंडिया हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल और भारत में आगे बढ़ने की पूरी क्या गति है। और जब पॉलिटिकल इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है तो इससे स्थिरता तो बनती है, और बाहरी ताकतों का जो इन्वॉल्वमेंट कई बार हमारी पॉलिटिक्स में होता है वो रुकता है, और साथ ही देश पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से तेजी से गति करता है। ये मैसेजिंग स्पष्ट रूप से दिखता है वर्ल्ड को भी। तो मैं मानूंगा कि चाहे विदेश नीति हो या आंतरिक नीतियाँ हो, सभी में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक जनता से अपील की थी कि गोल्ड ना खरीदें और ऑयल का इनका कम यूज़ करें। तो इस संकट को लेकर क्या चीज़ें देखते हैं, क्योंकि रसिया हमसे बार बार कह रहा है कि भाई हम तेल देने को राजी हैं, लेकिन अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि भाई नहीं, आप अमेरिका के दबाव में सरकार उस फैसले को नहीं ले पा रही। कितना कुछ इससे फर्क पड़ता है? देखिए, मैं एक तो जो अमेरिका का दबाव कहा जाता है, मुझे लगता है रियलिटी में कई बार कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं। जिस समय अमेरिका ने 2022 में हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया, तो रशिया ने हमको 25 से लेके $35 पर बैरल हमको डिस्काउंट दिया था। 24 में रशिया ने वो घटाकर 8 बैरल पर बैरल कर दिया था। या तो कहीं तो आप 25 से 35 तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, घटा कितना कर दिया आपने? 8 2024 में। तो जो रशिया से, और दूसरा रशिया से जब आप तेल खरीदते हैं तो आपका जो ट्रांजिट में पैसा लगता है वो इस गल्फ कंट्री से ज़्यादा पैसा लगता है। थर्ड बात, उस रशिया से हमको टैंकर लेकर चले तो उसका इंश्योरेंस करके हमको रशियन देता है, उसके लिए हमको अमेरिका की कंपनियों से इंश्योरेंस कराना होता है, वो टांग अड़ाती है। तो उन वजह से हमको रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। अब जिस प्रकार की सप्लाई बंद हुई, उस सप्लाई को बंद करते हुए रशिया ने हमको ये ऑफ़र दिया, लेकिन हमें फिर वो लग रहा है कि आज हम रशिया से तेल खरीदना शुरू करते हैं तो रशिया से शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस को लेकर अमेरिकन कंपनी तैयार नहीं है, वो दे नहीं रही हैं। तो अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है तो सारा खर्चा भारत के ऊपर आ जाएगा। तो भारत ये सोच रहा है, चाहे वो रशिया हो, गल्फ हो, कोई भी हो, हमें नए तरीके से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है। कि इस स्ट्रेटजी में मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी बात, ओपेक से यूएई का बाहर निकलना और यूएई के साथ 30 मिलियन बैरल का स्टैटिक रिजर्व की बात होना। नीदरलैंड, स्वीडन, इटली, इन सब कंट्रीज़ की, नॉर्वे, सब कंट्रीज से यात्रा मोदी जी गए और वहाँ सब जगह एनर्जी की बात कर रहे हैं।
तो हम अपने एक नई योजना पे काम कर रहे हैं कि हमारे पास में मल्टी पोजीशंस हों, मल्टी कंट्रीज हों, जैसे हम एनर्जी की पूर्ति करें, मल्टी मॉड्यूल्स हों, और साथ ही भविष्य के लिए कभी ऐसी संभावना ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हों, उसके लिए तैयार हों। लेकिन इन समय में समय लग जाएगा करने में। तो उसके लिए पीएम मोदी की अपील थी कि भैया थोड़ा सा हमको समझना होगा, चाहे वो कारपूल करने की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, सोना ना खरीदने की बात हो, विदेशी प्रोडक्ट कम खरीदने की बात हो। और मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, हमारे देश की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कोई विपत्ति आई है तो हम कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिसके माध्यम से उस विपत्ति का होने वाला नुकसान जो है वो कम हो जाए। इसका उदाहरण आप देखिए, अमेरिका में तेल के प्राइस 45% बढ़े हैं और भारत में 3% बढ़े हैं। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ स्टेबिलिटी है, लेकिन हमारी जो घर की पॉलिसीज़ हैं कि अब 3 महीने पैसा नहीं आने वाला, नौकरी जाने वाली है, तो हम लोग घरों में भी क्या करते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको हम कम कर देते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि सरकार काम ना करके ऐसे इश्यूज हमारे आने होगा। रीजन, क्योंकि आप 47 का सपना देख रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको उस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना है। वो टूटी तो फिर देश का मनोबल भी टूटेगा, और गति एक बार स्पीड कम हुई तो फिर उसको दोबारा से मूव कराना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इस पूरे परिदृश्य में ईरान की वैश्विक स्थिति को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ईरान को लेकर भारत का एक तटस्थ रूप रहा है और पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थता की, लेकिन भारत शांत रहा। कई सारी चीज़ें हुई लेकिन भारत ने कोई रिएक्ट नहीं किया और इजराइल के साथ हम मजबूती के साथ खड़े रहे। तो क्या लगता है भविष्य में जब भी ये युद्ध खत्म होगा तो भारत और ईरान के रिश्ते पहले जैसे सामान्य रहेंगे? देखिए, ईरान के खामनेई जब थे, जिनका नहीं रहे, उन्होंने कई बार कश्मीर के मुद्दे पर बोला कि कश्मीरियों को आज़ाद हो जाना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूँ, कई बार उनके स्टेटमेंट है। तो और रही बात ईरान से संबंध सामान्य होने की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात स्थायी तो होती है, वो क्या, नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कोई अपना स्थायी रूप से नहीं होता। अभी आप सोचिए, ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की समिट हुई, चीन के विदेश मंत्री नहीं आए, लेकिन ईरान, रशिया, सब के विदेश मंत्री भारत में आए। और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में हमने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। और आपको याद होगा, जब पाकिस्तान ने मध्यस्थ करने की बात की थी तो ईरान का भी स्टेटमेंट आया था कि भारत ही बेटर मीडिएटर हो सकता है, ना कि पाकिस्तान। तो ईरान से हमारे संबंध खराब होने की वजह ही नहीं है। रीजन उसके कई सारे हैं। एक तो हमारा एशिया में होना, दूसरा ईरान के साथ हमारी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, लैंग्विस्टिक बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो हम चाहकर भी ना तो ईरान हमसे दूर जा सकता है और ना हम ईरान से दूर जा सकते हैं। ईरान पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, ठीक है, आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है क्योंकि दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। और हमारे चाणक्य कहा करते थे कि जो आपका शत्रु पड़ोसी जैसा व्यवहार करता है तो उसका जो नेबर होता है ना, वो नेचुरल आपका मित्र होता है। तो ईरान को आप शत्रु के रूप में मत देखिए। ईरान का तो चाबार प्रोजेक्ट में हमने बात कर ली कि चाबार पे काम शुरू करेंगे, और चाबार के थ्रू जो सप्लाई अफगानिस्तान में जाती थी उसको हम दोबारा से फिर स्टार्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बड़ी दिक्कत हो गई थी इस बोर्ड से। ईरान से सप्लाई जा नहीं रही थी, पाकिस्तान सप्लाई देता नहीं है, तो हमने अफगानिस्तान को भी साधा। तो ये बात तो ईरान को भी देखनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं लगता कि भारत पिछले काफ़ी समय से अपने पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी बिखराव वाले रिश्ते रहे हैं हमारे? आप बांग्लादेश के साथ ले लीजिए, नेपाल के साथ भी थोड़ा छिटपुट हमारी चल रही है, और भी कई देशों, मालदीव के साथ हमारा हुआ, चीन के साथ हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से टेंशन में हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से देखते हो? क्योंकि भारत अपने दूर वाले देशों से तो बढ़िया रिश्ते बना रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों से बिगड़ रहे हैं हमारे। इनमें से जितने भी आपने नाम लिए, हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नेपाल की बात आप कर रहे हैं, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, मालदीव, इनके साथ हमेशा यही संबंध रहे हैं। आप उठा के देखिए इतिहास। मैं मानता हूं कि लोग इतिहास देखते नहीं हैं। यहाँ पे समय समय पर एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती रही। नेपाल की आप बात करो, नेपाल में जब आपका मोनार्क रहा तब भी इश्यूज रहे, और नेपाल में पहले भी, उससे पहले 90s की बात करें, 70s की बात करें, आप तो ये देखिए नेपाल ने तो हमारे माओवादी आंदोलन तक को समर्थन दिया एक समय में। श्रीलंका की स्थिति, लिट्टे का मुद्दा हमेशा छा रहा,
यहाँ तक कि जब राजीव गांधी जी की डेथ हो गई, हमने श्रीलंका से हस्तक्षेप ही करना बंद कर दिया, संबंध खराब रहे। मालदीव में जब यामीन की गवर्नमेंट थी, यामीन के बाद फिर नसीद की गवर्नमेंट आई, सोली की गवर्नमेंट आई, यामीन की गवर्नमेंट में कहाँ संबंध अच्छे थे मालदीव से। मोइजुल साहब तो नारा लगाए थे इंडिया आउट, लेकिन चुनाव के बाद कैसे उनके शुरू बदले, प्रो इंडिया हो गए। श्रीलंका की भी स्थिति आज ऐसी है, प्रो इंडिया है। बांग्लादेश तो आप देखेंगे कि शेख हसीना का जो टेन्योर रहा 2006 से लेके 2024 तक हमारे संबंध अच्छे रहे हैं शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश के साथ में। 2006 से पहले आप देखें जब खालिदा जिया का शासन था, और 96 से पहले आप देखें 95 से लेकर 96 तक संबंध सामान्य नहीं थे बांग्लादेश से हमारे। समय का अभाव है, लेकिन सर जाते जाते अंत में एक चीज़ ओवरऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्थिर नेतृत्व हमारे देश में अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2014 से, तो इन सब चीज़ों को लेकर किस नज़रिए से भारत के 2047 का जो विजन है उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी जो मैंने आपको कहा, और स्टेट का सपोर्ट होगा, तो जो एक भाव कहा जाता है ना टीम इंडिया वो साकार होगी। और टीम इंडिया जब हम एक होंगे, विवादों को भूलकर एक सुर में, यूपी अपना टारगेट लेगा कि मुझे 1 ट्रिलियन का बनना है, बिहार अपना टारगेट लेगा, राजस्थान अपना टारगेट लेगा, हरियाणा अपना लेगा। तो जब सब टारगेट लेकर और एक सुर में बढ़ेंगे हम, राज्य का विकास, देश का विकास, तो तब वो बात बनेगी। मुझे लगता है वो संभावना पूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पॉलिटिकली स्टेबिलिटी सीधे इकोनॉमी को प्रभावित करती है। ये आपको मैंने उदाहरण दिया, 90s का दशक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, तो हमारी इकोनॉमी की गति क्या थी, याद आ सकती। एक लाइन में आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं? विश्व गुरु ही नहीं, हम विश्व मित्र भी हैं, ये हमारे जयशंकर जी कहना है। और निश्चित रूप से भारत जो है दोनों मामलों की ओर आगे बढ़ रहा है, और यही भारत पूरे विश्व को दिशा भी दे रहा है। सर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर आप के विचार हम जानना चाहेंगे कि क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इसे लेकर आगे क्या संभावना? बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखते हैं तो मेरी आंखों में उस समय एक मैप घूमता है पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर उसका गेटवे मानते हैं हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। लोक ईस्ट पॉलिसी लाए थे हमारे नरसिंह राव जी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी ने शुरू किया। और जब नरसिंह राव जी लाए थे तो आसियान तक सीमित थी और आर्थिक संबंधों पर बल था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको क्या किया, उसमें आर्थिक के साथ साथ मिलिटरली यानी कि हम सैनिक कह सकते हैं, रक्षा संबंधों को जोड़ा, और उसको उतना तीव्र से हम लोग लेके चले कि केवल आसियान ही नहीं, आसियान के अलावा जो भी आपको साउथ ईस्ट नेशन दिखते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक, बल्कि मैं कहूँगा जो पैसिफिक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास, वहाँ तक हम उसको लेकर गए। और उसका हमको तस्वीर दिखने लगी है। तस्वीर क्या दिख रही है कि अभी हमने जो फिलीपींस है, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया, वियतनाम को हमने अपना शिप दिया, इंडोनेशिया ब्रह्मोस की डिमांड कर रहा है, और भी कंट्री भारत के साथ में ये टाइज बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक आप देखिए, जैसे जैसे चीन का उभार हो रहा है, तो ये उभार पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन हो या ईस्ट एशिया हो, वो सब भयभीत है, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, सब कंट्रीज हो। जापान भी लगातार भारत के साथ में क्या कर रहा है, अपनी जितनी ज़्यादा हो सके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगा है कि हम म्यांमार, थाईलैंड तक रोड बना चुके हैं और आगे वियतनाम तक ले जाने की योजना है। वही हम देखिए कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट जो म्यांमार के साथ हमने शुरू किया, वो हमारा स्टार्ट हो गया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। तो लगातार जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आज के हालात में बहुत इम्पोर्टेंट, खासकर तब जब साउथ चाइना सी में पूरा का पूरा क्लेम कर चीन ने उस पर अपना दावा ठोक दिया है। तो ऐसे में भारत भी लगातार साउथ ईस्ट हो या ईस्टर्न नेशंस हों, उनके अंदर लगातार, और जापान और भारत की तो जो गठजोड़ हम देखें तो जापान ने भारत के आर्थिक विकास में मदद की है, तो भारत ने जापान की सुरक्षा की चिंता को समझते हुए उसके सहयोग की संभावनाएं बढ़ाई है। तो मैं मानता हूं कि भारत को अपने स्थायित्व के लिए, क्योंकि चीन का खतरा भी कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है, तो ऐसे में ईस्ट के जगह एक्ट ईस्ट होना बेहद ज़रूरी था। उसी के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा को चौकन्द कर सकते हैं।
लेकिन रूस काफ़ी प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ चीन के रिश्ते बेहतर हो जाएं, क्योंकि रूस और चीन के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। और अभी कुछ समय से जब से ये युद्ध चालू हुआ है अमेरिका और ईरान का खासकर, तो बीच में बैठकें भी हुई थी, प्रधानमंत्री जी चीन भी पहुँचे और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप वो चीन पहुँचे। इस पूरी चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन जाना ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई। मैं एक बात आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब भाषण देना शुरू किया प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, पहली लाइन उनकी थी कि क्या चीन और अमेरिका थ्री डायरेक्ट ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अब ये थ्री डायरेक्ट ट्रैप क्या है? ये हजारों साल पहले एक थ्योरी दी गई थी कि जो एक उभरती हुई शक्ति और एक जो स्थापित शक्ति है, उन दोनों में एक वॉर होना होता है और वॉर तय करता है कि कौन वर्ल्ड का सुपर पावर होगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना क्या कह रहे हैं कि उससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि नाउ वी आर पावर, यू आर नॉट। अब आप ये तय करो कि आपको वॉर के माध्यम से पावर ट्रांसफर करनी है या पीसफुली तरीके से आपको पावर ट्रांसफर करनी है। प्रेसिडेंट चीन गए, लेकर कुछ नहीं है, सिर्फ 200 जेट का समझौता हुआ है और वो जो एक 400 चिप करके, मैं नाम मिस कर रहा हूँ पूरा, उसको लेकर वो भी अमेरिका की ओर से देने की बात, जो अमेरिका पहले देता नहीं था कि चीन उसकी कॉपी कर लेगा, वो देने की बात, लेकिन ना ईरान पर ना ताइवान पर। तो ऐसे हालात में जब चीन अपने आप को घोषित कर रहा है कि नाउ आई एम पावर और अमेरिका ये बात स्वीकार कर रहा है। आप देखिए, जब चीन से विजिट करके प्रेसिडेंट ट्रंप आए, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे कई उन्होंने मीडिया को दिया, तो वहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि जिनपिंग यानी कि जो चीन के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा यूएस इज डिक्लाइन, और मैंने एग्री किया कि हाँ यूएस डिक्लाइन, लेकिन मेरे दौर में ठीक हुआ है। तो एक मतलब आपने स्वीकार कर लिया ना एक बार को कि अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है, तो आपका ये एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत बड़ा सिग्नल है चीन के लिए। और चीन के मीडिया को आप उठा के देखें आज, तो वहाँ ये बात छाई हुई है। ऐसे में भारत की चिंता का विषय बनता है कि हालांकि मुझे लगता नहीं कि जो पावर ट्रांसफ़र यूके ने कर दिया था यूएस को 45 में पीसफुली तरीके से, वो यहाँ होगा। लेकिन अगर कल को अमेरिका चीन नज़दीक आते हैं, इस प्रकार के टॉक्स इनके बढ़ते हैं, तो भारत के लिए चिंता का विषय निश्चित रूप से है। लेकिन चीन भी लगातार ये देख रहा है कि भारत जो एक अमेरिका का कैप्टन समझता था, अगर भारत और अमेरिका के संबंध खराब होते हैं तो मैं कैसे भारत को अपने से जोड़ूं। और ये हमने देखा कि समझौते के माध्यम से जो गालवान क्लैश से हमारे बीच में गर्माहट आई थी या मतलब बीच में गैप बढ़ा था, उसको अब चीन की पहल से ही दूर किया गया। लेकिन अभी भी हम 1962 के वॉर के जो वो अटैक था उसको निकले नहीं हैं और चीन के साथ हमारी प्रतिद्वंद्विता चलती रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी। कहते हैं कि जनादेश सिर्फ सत्ता का रास्ता तय नहीं करता, वो देश की दिशा और दुनिया में उसकी पहचान भी तय करता है। कहीं उम्मीदों का उजाला है तो कहीं सवालों का धुंधलापन, लेकिन लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आखिरी फैसला जनता लिखती है। तो आज की इस खास चर्चा में हमने समझने का प्रयास किया कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सिर्फ राजनीतिक आंकड़े नहीं, बल्कि उनका असर देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और भारत की वैश्विक छवि तक दिखाई दे सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे खास धन्यवाद हमारे मेहमान निपुण आलम बयान जी का। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें NSC9 न्यूज़।